चलेगा। आज हम फिजिक्स में जो नया टॉपिक लेकर आए हैं अपने अगले लेक्चर में, उस टॉपिक का हमारे नाम है आज न्यूटन के गति संबंधी नियम। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति से संबंधित नियमों के बारे में। पहले आप इनको एक बार सुन लीजिए, आप इनकी परिभाषाएं याद करने की कोशिश करें। परिभाषाएं कम आती हैं, लेकिन परिभाषाएं अगर आपको अच्छे से पता है, डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम है, तो जो उसके एग्जाम में एग्जाम्पल मालूम किए जाते हैं वो आप कभी नहीं भूल सकते। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें जानने की न्यूटन के बारे में ही थोड़ी सी डिटेल। तो न्यूटन को हमने बताया भी है कि फिजिक्स का इन्हें पितामह कहा जाता है, फिजिक्स का जो जनक कहा जाता है वो न्यूटन को ही कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो इनका जन्म 25 दिसंबर 1642 में हुआ था। इनका जन्म 25 दिसंबर 1642 में हुआ था। और जो इनका स्थान था, जहां इनका जन्म हुआ था, उस स्थान का नाम था बल्स। उस स्थान का नाम है बल्सथोर्प। ये एक जगह है कहां, आपके ब्रिटेन में। ये एक जगह है ब्रिटेन की, इंग्लैंड। तो ये वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपने उसी में एक सबसे मैंने पहले जिक्र किया भी था पहले वीडियो में ही, कि इनके द्वारा लिखी गई जो प्रथम पुस्तक थी उसका नाम था प्रिंसिपिया। और ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1687 ईस्वी में। यानी कि अब आप लगा लीजिए कि मात्र 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने द्वारा एक पुस्तक लिखी 1687 में। और इसमें जो उल्लेख किया गया था, इसी में उल्लेख किया गया था गति के तीनों नियमों का। गति के तीनों नियमों का उल्लेख था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु इनकी हुई थी 1727। तो ये न्यूटन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। यहाँ से दो क्वेश्चन कभी कभी मालूम कर लिए जाते हैं। पहला कि इनका देखिए स्थानीय किसी का साइंस में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है कि जो सनवाइज है। वो कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, जो हमारे केमिस्ट्री में भी आएंगे और बायोलॉजी में भी। इसमें बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। फिर मैंने लिख दिया है कि न्यूटन का जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के दिन 1642 में हुआ था। बल्सथोर्प ब्रिटेन में एक जगह है, वहां पर हुआ था। इन्होंने फिर अपने 35 वर्ष की आयु में एक पुस्तक लिखी प्रिंसिपिया। और उस प्रिंसिपिया में इन्होंने जो वर्णन किया वो गति के तीनों नियमों का। उन्हीं तीनों नियमों को आज हम समझने वाले हैं, करने वाले हैं। और 1727 में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिएगा जो इसके न्यूटन के गति संबंधी नियम हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम न्यूटन का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या था? गति के नियमों में नंबर 1 पढ़ने वाले हम न्यूटन का प्रथम नियम। देखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या इसे गैलीलियो वैज्ञानिक थे, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व के नियम से संबंधित बहुत सारे सवाल आते भी हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। लेकिन पहले हम जानते हैं प्रथम नियम है क्या। इस नियम में इन्होंने बताया था, परिभाषा आप सुनेंगे, मैं लिखने रहा हूं, आप लिख लेंगे अपने आप, आराम से बोल रहा हूं मैं, कि प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है, ब्रह्मावस्था बोलते हैं रुकी हुई अवस्था। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्म में ही रहेगी। और यदि एक समान गतिमान अवस्था में है तो वह एक समान गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि इसका मतलब हुआ, अगर हमने एक वस्तु, अगर मान लीजिए इस समय बोर्ड यहाँ पर है, तो ये ब्रह्मावस्था में भी यहीं पर रहेगा, तब तक यहीं पर रहेगा जब तक हम इस पर बल लगा के इसे कहीं आगे की ओर विस्थापित
ना कर दे। या एक घड़ी की सुई है, वो लगातार प्रति 24 घंटे पूरे दिन पूरी रात लगातार चलती रहती है वो सभी सुई, और तब तक चलती रहेंगी जब तक कि हम उन पर कोई बल लगाकर उन्हें रोक ना दे या उनका हम सेल वगैरह ना निकाल दें। इसी को कहते हैं हम गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में है तो उसी से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं, इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसके बारे में बताया गया था किसके द्वारा भी, इस जड़त्व के नियम को जो थोड़ा सा परिभाषित कर दिया गया, थोड़ा क्लियर कर दिया गया, वो वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा। तो इसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको क्या मिलते हैं वो मैं लिख रहा हूं कि नंबर 1 एग्जाम में आपको क्या मिलता है कई बार कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर यात्री को, अब आपने देखा होगा कभी भी कोई गाड़ी यदि चलती हुई होती है और उस पे अचानक हम ब्रेक लगा दें, अब वो गाड़ी आगे की ओर चल रही थी, चलती हुई पे जब ब्रेक लगते हैं तो यात्री कहां की ओर झुकता है, हमेशा आगे की ओर जब ब्रेक लगते हैं। तो चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। वो मालूम कर लेता है ऐसा किस कारण होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है वो जड़त्व के कारण। चलती हुई गाड़ी मोटर कार और गाड़ी, उसमें अगर हम अचानक से ब्रेक लगा दें तो यात्री को कहां की ओर, हमेशा आगे की ओर। इसी प्रकार दूसरा जो है नंबर 2, इसका एग्जाम्पल, इसका अपोजिट अगर हम कर दें कि रुकी हुई गाड़ी या रुकी हुई मोटर कार के अचानक चलने पर, यहां ब्रेक लगाते हैं तो यात्री को धक्का कहां की ओर लगता है, सब कहां की ओर आते हैं, एकदम आगे की ओर। आपने बसों में देखा होगा कभी सफर क्या हो कि एकदम से ब्रेक लगाया, सारे के सारे यात्री कहां आ जाते हैं, आगे की ओर। और यदि रुकी हुई गाड़ी पे आप कभी बैठे हो, जैसे आपने देखा होगा बस में बैठे, अचानक से बस चल पड़ी तो आपको एकदम से पीछे की ओर, या आप कभी बाइक पर बैठे तो आपने बाइक पर भी देखा होगा, आपको नहीं पता होगा आपका साथी एकदम से बाइक चलाते तो हम कहां की ओर, पीछे की ओर। तो रुकी हुई मोटर कार के अचानक चलने पर यात्री कहां की ओर, यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। और ऐसा किस कारण होता है, उसका भी आंसर हो जाएगा हमारा जड़त्व के कारण। और ये उदाहरण आपके किसके हैं, सारे गति के प्रथम नियम के। नंबर 3 इसमें क्या होता है एक कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे की सहायता से पीटने पर क्या होता, कंबल में से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरने लगते हैं। आपने देखा भी होगा कभी हम सर्दी वगैरह के मौसम में यदि हम अपने लिहाज के कंबल हों, उनको अगर हम डंडे से पीटना स्टार्ट कर दें तो उनमें से धूल के कण हमें नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। और वो सब किसके कारण होता है, आपका जड़त्व के कारण। ये भी किस कारण होता है, जड़त्व के कारण। तो प्रथम नियम में आपको यही 3 एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। अब इसी क्रम में हम अगला करते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। तो सुनिएगा न्यूटन के द्वितीय नियम में क्या होता था कि न्यूटन के द्वितीय नियम में केवल और केवल यहां से जो न्यूटन का द्वितीय नियम था उससे हमें प्राप्त होती है। देखिएगा अगर आपको मिलता है ये जो प्रथम नियम था, आप इसमें एक बात और याद रखें कि जो हमें बल की परिभाषा मिली थी वो न्यूटन के प्रथम नियम से ही मिली थी। हमें जो बल की परिभाषा प्राप्त हुई थी वो न्यूटन के प्रथम नियम से। यानी कि क्या थी बल की परिभाषा, अब हमने विराम अवस्था वाली वस्तु को गतिमान में ले आए थे, यह गतिमान हुई वस्तु को रोक दिया था, किसके कारण, बल के कारण। अर्थात बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन उत्पन्न करता है।
बल वह बाह्य कारक है, यानी कि बल वह लगाया गया कोई बाहर से अतिरिक्त फोर्स या अतिरिक्त बल एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्ट है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि परिवर्तन कैसे, गतिमान वस्तु को हम थोड़ा सा आगे की ओर धकेल सकते हैं या चलती हुई वस्तु को अचानक हम रोक सकते हैं बल के द्वारा, तो उसी को हम बल कहते हैं। इस नियम के द्वारा जो मिलता है, तो इसमें आप याद रखें कि बल का व्यंजक, जो बल का व्यंजक आपने पढ़ा है बराबर ma, वो आपको इसी नियम से प्राप्त होता है, बल के दूत के नियम से। इसमें क्या था, किस तरह प्राप्त होता था, इसमें बताया गया था कि जो बल होता है, बल संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात देखिएगा, बल कहते थे हम F को, संवेग कहते थे हम P को, और परिवर्तन की दर होती है, दर मतलब होता है रेशियो यानी कि उसका टाइम, परिवर्तन की दर होती है T, और समानुपाती का मतलब होता है ये। और चूंकि P बराबर एक फॉर्मूला होता था mb, अगर हम यहाँ रख दें P, F समानुपाती P की जगह mb अपॉन T, तो हमें मिल जाता है F समानुपाती m, और यहाँ से आपने पढ़ा होगा चूंकि b अपॉन T वेग बटे समय, और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं अर्थात a कहते हैं, तो यहाँ से मिलता है a, और यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटा के एक नियतांक लगाते हैं k। लेकिन जब हम प्रयोग द्वारा लैब में इसका प्रयोग करा गया, तो प्रयोग द्वारा हमें जो नियतांक था k हमने माना था, इसका मान हमें केवल 1 प्राप्त हुआ था, तो हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो F बराबर प्राप्त हो जाता है ma, और यही है आपका बल का व्यंजक। तो इसी के नियम के द्वारा केवल हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगर आपको नियम नंबर 2 मिलता है तो आपको इस तरह मिलेगा कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, या किस नियम के द्वारा मिला था, तो आपका आंसर होगा न्यूटन के द्वितीय नियम से। केवल आपको यही याद रखना है इसमें। नंबर तीसरा जो इसका लास्ट नियम है आज का हमारा, वो क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम। इसके भी कई बार एग्जाम में मालूम किए जा चुके हैं। न्यूटन का तृतीय नियम, देखिएगा इसी नियम की पहचान होती है कि इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यह जो नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, यदि हम जब कभी भी कोई क्रिया करते हैं तो उसके अपोजिट में कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर होती है। सपोज दैट, अगर देखिएगा, हाँ आपने देखा कहीं किसी ने कोई ऐड दिया, कि ये एक फेयर एंड लवली है, आप इसे लगाइए 100% आप सुंदर हो जाएंगे। तो अब क्या होता है, क्योंकि सब जगह ऐड था, क्रिया की गई उनके द्वारा, कंपनी के द्वारा क्रिया की गई कि आप यदि फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करते हैं तो आप सुंदर जरूर हो जाएंगे। तो अब क्या होता है कि जब हम उसको यूज करते हैं, उसके ऐड को देख के, बहुत से हम अधिकांश ऐसे ऐड देखकर यूज करते हैं जिनको उसका इफेक्ट पड़ता है, जो वास्तव में सुंदर होते हैं, उनका उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं आता, वो बल्कि ये कहते हैं कि हाँ इनका ऐड सही है। परंतु जब वो सबको प्रभावित ना कर सके तो कुछ की प्रतिक्रिया मिलती है कि नहीं गलत है, सब ये झूठ बोला गया है, हम तो 1 साल से लगा रहे हैं, जैसे थे और काले हो गए। समझ रहे हैं आप कि इसमें क्या होता है, कई बार अगर हमने कोई क्रिया की है तो उसके अपोजिट हमें एक प्रतिक्रिया प्राप्त होनी है। जैसे आप मान लीजिए कि हमने कोई बंदूक चलाई, बंदूक से गोली छोड़ दी, अब हम बंदूक से गोली को छोड़ते हैं कहां की ओर, हमेशा आगे की ओर। बंदूक से जो गोली निकलती है वो कहां जाती है, आगे की ओर, परंतु जब चलाते हैं तो उस समय धक्का लगता है कहां की ओर, पीछे की ओर। या फिर मान लीजिए हमने एक रॉकेट को उड़ाते हैं, जब रॉकेट को उड़ाते हैं तो जो रॉकेट उड़ता है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया, उड़ाते हैं उसे ऊपर की ओर, लेकिन प्रतिक्रिया होकर वापस कहां आ जाता है, नीचे की ओर। क्रिया ऊपर की ओर हुई थी, लेकिन उसे जो खींचता है रॉकेट बाद में कहां की ओर खींच लेता है, फिर दोबारा पृथ्वी पे अपनी ओर प्रतिक्रिया करता है। या आपने एक उदाहरण देखा होगा कि यदि हम कभी नाव में अगर आप बैठे हो, यदि हम नाव में से कूदते हैं, यदि हम नाव में से आगे की ओर कूदते हैं, तो कभी आप गौर करना कि नाव को धक्का कहां की ओर लगेगा, हल्का सा पीछे की ओर। क्रिया की थी हमने आगे की ओर, और उसके विपरीत में प्रतिक्रिया हुई कहां की ओर, पीछे की ओर। और इसी नियम को कहते हैं
न्यूटन का तृतीय नियम। अर्थात परिभाषा आपकी क्या बनी कि यदि जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके विपरीत में एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। इसी नियम को न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे बंदूक से गोली छोड़ने पर हाथ को पीछे की ओर धक्का लगना। नंबर दो होता है कि नाव से आगे कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। नंबर 3, इसी पे निर्भर करता है कौन सा, रॉकेट का उड़ना। और एक और बता देता हूं आपको, ये भी याद आ गया है कि जल में तैरना। अब देखिएगा हम जल में तैरते कहां की ओर हैं, आगे की ओर, परंतु हमारे उसके अपोजिट हाथ क्रिया कहां की ओर करते हैं, हमेशा पीछे की ओर। हम क्रिया आगे की ओर करते हैं लेकिन प्रतिक्रिया कहां की ओर करनी पड़ती है, पीछे की ओर। तो चलिएगा आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।